Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. The topic for today is Non-Cooperation Movement and Khilafat Andolan. इससे पहले हम याद कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने बैकग्राउंड देख लिया था कि 1919 की ऐसी क्या सिचुएशन थी दैट लेड टू अ ऑल इंडिया मूवमेंट दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फिर भी लेट अस रिकॉल द बैकग्राउंड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो द बैकग्राउंड वाज, सबसे पहले तो इट वाज पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिचुएशन. 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है दैट एंड्स इन 1918. After that, the economy of India was very much devastated. Okay, जो ट्रेड था वो बहुत ही बुरा गिर चुका था. उसके साथ साथ प्राइजेस वर ऑन हाइक इन इंडिया. तो ये रीजंस थे कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी इट वाज वेरी मच अफेक्टेड बाय वॉर. तो एक ये रीज़न हो गया जो इंडियंस को रिवॉल्ट करने की बात आई. उसके बाद रॉलेट एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. हमने प्रोविजंस देखे थे, लेट अस रिकॉल दैट प्रोविजंस. कि प्रोविजंस ये थे कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को यू कैन कन्विक्ट विदाउट ट्रायल. उसके साथ ही साथ मियर सस्पिशन पे आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं और दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी लीगल हेल्प फॉर डेथ. तो ये एक ऐसे प्रोविजंस थे, ब्लैक प्रोविजंस जो थे रॉलेट एक्ट के. ये भी सिचुएशन बना देती है इंडिया में जो इसके सिटीजन्स डिमांडेड एन ऑल इंडिया मूवमेंट. ओके, उसके बाद जब ये एक्ट पास होता है तो वायलेंस स्टार्ट हो जाता है कंट्री में, जिसके विरोध में गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगा देती है पंजाब में. ठीक है, और जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हमने पढ़ा कि कितनी वायलेंट एक्टिविटीज़ करी जनरल डायर ने और कितने लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई. उसके बाद हमने ये देखा कि एक कमिटी जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है टू इंक्वायर ओवर जलियांवाला बाग मैसेकर. वो भी जनरल डायर को क्लीन चिट दे देती है दैट यू हैव डन नो रॉन्ग्स इन पंजाब. तो ये रीज़न रहता है जो इंडियन के जो सेंटिमेंट्स हैं ऑफ नेशनलिज्म दे ग्रू वेरी मच एट दैट टाइम. उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट पास होता है, जो गवर्नमेंट का एक्ट सीरीज ऑफ एक्ट पास हो रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसमें एक प्रोविज़न डालते हैं डायरकी का. ठीक है, तो ये डायरकी में वॉइस रॉय को और भी पावर्स दे दिए जाते हैं. 1919 में ये पास होता है. लखनऊ पैक्ट भी होता है इस टाइम पर, जिसमें हमें देखने को मिला कि मुस्लिम्स भी जुड़ गए अब एक्सट्रीमिस्ट के साथ, और मुस्लिम्स भी जुड़ गए हैं अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और एक्सट्रीमिस्ट भी जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ. तो यूनिटी देखने को मिली है हमें इंडियंस की. तो ये बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड होता है, रीजंस प्रोवाइड होते हैं, यूनिटी प्रोवाइड होती है टू स्टार्ट अ ऑल इंडिया मूवमेंट. एंड वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द रॉन्ग डन इन 1919. ठीक है, उसके पहले एक खिलाफत आंदोलन की बात होती है हमेशा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. तो क्या था खिलाफत आंदोलन और किस तरीके से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेड करता है, मतलब एक बेसिक रीज़न रहता है खिलाफत जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. तो हालांकि ये इशू जो है इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियन पॉलिटिक्स. देखिए, डायरेक्टली लिंक नहीं था, लेकिन कितना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, तो कुछ बहुत अच्छा रीज़न होगा इसके पीछे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें ब्रिटेन जो कि हमारी कॉलोनियल पावर होती है वो पार्ट लेता है. ठीक है, एलाइड पावर्स का साथ देता है ब्रिटेन, और ये मिलके बनाते हैं एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया. इसके अगेंस्ट विरोध में रहता है सेंट्रल पावर, जिसमें रहता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की. अब हमें याद करना है टर्की में ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा होता है. स्टार्टिंग में हमने जब देखा था कि 14th सेंचुरी के आसपास जो टर्की का एरिया रहता है इसमें अरब्स रूल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है लैंड रूट के तहत अब ट्रेड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अरब्स वर ट्रेडिशनल राइवल्स ऑफ हुम क्रिश्चियनिटी. तो यहाँ उनका गुस्सा निकालने का उनको समय मिलता है ब्रिटिशर्स को. जब वो जीत जाते हैं तो वो खलीफा, अब खलीफा कौन रहते हैं, ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान रहते हैं. इनको स्पिरिचुअल हेड मानते हैं सभी मुस्लिम्स लिविंग ऑल ओवर इंडिया कंसीडर्ड दिस सुल्तान एज देयर स्पिरिचुअल हेड. तो खलीफा को हटा देते हैं पावर से.
कौन? ब्रिटिशर्स। देखते हैं हम। ब्रिटिश टुक स्टर्न एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की, बहुत सख्त कानून पास करते हैं टर्की के विरोध में और रिमूव कर देते हैं खलीफा को पावर से। ठीक है, अब उनके सुल्तान का पावर छीन लिया आपने, तो मुस्लिम्स रेस करती हैं वॉइस कि आप हमें रूल कर रहे हैं, हम आपको अपना पावर मानते हैं और आप हमारे विरोध में ऐसे काम कर रहे हैं। तो 1990 में कुछ लीडर्स खड़े होते हैं इसके विरोध में। ठीक है, और एक खिलाफत कमिटी बनाते हैं। तो कौन रहते हैं ये लीडर्स? अली ब्रदर्स। नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। अली ब्रदर्स हु वर शौकत अली एंड मोहम्मद अली फॉर्म्ड व्हाट? खिलाफत कमिटी। अब क्यों फॉर्म करी ये खिलाफत कमिटी, ये देखना है। उसके साथ कुछ एसोसिएटेड लीडर्स रहते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? खिलाफत कमिटी। देवर मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी, ये सब मिलके खिलाफत कमिटी बनाते हैं। खिलाफत कमिटी गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि आपने जो खलीफा के पावर को छीन लिया है उसको वापस करिए, रिटेन करिए और खलीफा को सफिशिएंट टेरिटरीज दीजिए जो वो रूल कर सके वहाँ पर। ठीक है, अब खिलाफत कमेटी की जब डिमांड्स पूरी नहीं की जाती हैं तो एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की जाती है दिल्ली में। नवंबर 1919 में ये कांग्रेस की खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है एक। अब इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि वी विल बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, तो ये कमेटी के जितने मेंबर्स हैं वो बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स को और साथ ही साथ प्रोपोगेट करेंगे, लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि हमारे खलीफा के साथ गलत हुआ है, तो वी विल बी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद वो बोलते हैं कि जब तक आप पीस नहीं ले आते टर्की के एरिया में, दे विल स्टॉप ऑल कॉपरेशन विद गवर्नमेंट, हम आपके साथ कॉपरेट करना भी बंद कर देंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस ये था कि गांधी जी जो सालों से एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि एक उम्दा प्लेटफॉर्म चाहिए था उनको एक ऑल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो खिलाफत आंदोलन के साथ उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे अब मुस्लिम जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो भी हमारा साथ देंगे। जो अभी तक मुस्लिम्स वर अवे फ्रॉम अवर नेशनल मूवमेंट, दे विल पार्टिसिपेट बिकॉज इट वाज अ रीजनल इशू। तो नॉन कॉपरेशन लेड करने की सोच लेते हैं गांधी जी, और गांधी जी को लीडरशिप लेने को भी कहा जाता है क्योंकि गांधी जी वॉज अ पर्सन, ही वॉज प्रीच्ड बाय ऑल, नो वन सीज दैट ही वॉज अ मुस्लिम, हिंदू और वॉट एवर, ही वॉज प्रीच्ड बाय ईच एंड एवरी रिलीजन। तो गांधी जी को लीडरशिप दे दी जाती है। कैसे स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, ये हम लोग देख लेते हैं। बैकग्राउंड हमने देख लिया कि द मेन रीजन, there were many reasons behind launching the non-cooperation movement, but the reason that lit a fire was khilafat movement. Okay, now non-cooperation movement कैसे स्टार्ट हुआ? मैं 1920 में एक ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन करता है ब्रिटेन टर्की के साथ। इसमें दे कम्प्लीटली डिसमेंबर्ड टर्की, अब मेंबरशिप से भी हटा दिया टर्की को। तो अगस्त 1 को ये डिसाइड किया जाता है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के द्वारा कि दैट मूवमेंट विल बी फॉर्मली लॉन्च्ड। आज हम नॉन कॉपरेशन का, खिलाफत आंदोलन का जो मूवमेंट है उसको फॉर्मली लॉन्च करते हैं। कब? 1 अगस्त 1920 में। और खिलाफत कमेटी जो है कैंपेन स्टार्ट कर देती है नॉन कॉपरेशन का, प्रोपोगेट करने लग जाती है आइडियोलॉजी ऑफ नॉन कॉपरेशन। यह नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उस दिन हमने हमारा एक नेशनलिस्ट लीडर को खो दिया था। बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है 1 अगस्त को। अब सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, अब ये कमिटी, खिलाफत कमेटी ने तो ऑर्गेनाइज कर दिया था फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, साथ देना था कांग्रेस का भी, तो कांग्रेस भी अप्रूव कर देती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब? सितंबर 1920 में। और उसमें वो मांग करती है कि आप जब तक पंजाब में जो आपने गलती करी है जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ, तब तक उसको, और खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत आपने खलीफा को हटा दिया है, जो स्पिरिचुअल हेड है मुस्लिम्स के, उनको वापस उनकी पावर नहीं दे देते। और एक ही साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब तक स्वराज इस्टेब्लिश नहीं करते इंडिया में, जब तक वी विल नॉन कॉपरेट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस की डिमांड्स थी पंजाब रॉन्ग्स को सही करना, खिलाफत रॉन्ग्स को सही करना, एज वेल एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? स्वराज।
यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम्स। अब द प्रोग्राम इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, बच्चों ने स्कूल्स जाना, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया। लो कोर्ट्स में लॉयर्स जो लो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते थे, दे बॉयकॉटेड द लो कोर्ट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन मेंबर्स थे, दे बॉयकॉटेड टू अटेंड देयर मीटिंग्स। ठीक है, साथ में फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया। लोगों ने बोला कि नाउ वी विल यूज ओनली खादी इंस्टेड ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। जो गवर्नमेंट ऑनर्स और टाइटल्स मिले थे लीडर्स को, उन्होंने रेनंसिएट कर दिए कि हमें नहीं चाहिए, आपके ऑनर्स अपने पास रखिए। अब हमें ये देखना है कि ये फर्स्ट फेज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और उसमें ये प्रोग्राम्स थे। लेकिन हमें ये नोट करने वाली बात है कि लीडर्स ने कहा कि हम एक सेकेंड फेज भी स्टार्ट करेंगे जो इंक्लूड करेगा मास सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक आप इन सब चीज़ों को सुधार नहीं देते, हमें स्वराज नहीं देते, जब तक अगर आपने नहीं दिया तो हम क्या लॉन्च करेंगे? मास सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। अब तक हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट कर रहे हैं, अब हम रिज़ाइन कर देंगे उनसे। ठीक है, आप क्या कर रहे थे? अभी तक बॉयकॉट कर रहे थे, अब क्या करेंगे? रिज़ाइन कर देंगे। और आपकी जो टैक्सेस हैं उनका भी नॉन पेमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, अभी तक हम नॉन कॉपरेट कर रहे थे, उनको बॉयकॉट कर रहे थे, अभी हम सिविल डिसओबीडियंस करने की धमकी दे रहे हैं जो इंक्लूड करेगा प्रोग्राम्स लाइक रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ आप लोगों को नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अब जब ये प्रोग्राम नॉन कॉपरेशन का चल रहा था, उस बीच कांग्रेस में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये क्या चेंजेस आए, ये हमें याद रखना है कि पहले स्वराज की डिमांड की जाती थी, लेकिन उसका जो मीन्स था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मतलब हम प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इनके थ्रू ही हम स्वराज की डिमांड करेंगे। अब क्योंकि गांधी जी इज इन इंडियन पॉलिटिक्स, सो ही डिसाइडेड दैट स्वराज विल बी अटेन्ड ओनली थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, मतलब ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस। ये चेंज आया कांग्रेस की आइडियोलॉजी में। इसके साथ साथ कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें एक चेंज देखने को मिला है। वो था कि एक परमानेंट कमिटी बना दी गई थी 15 मेंबर्स की। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ 15 मेंबर कमिटी दैट वाज नोन एज कांग्रेस वर्किंग कमिटी। हमने देखा था जब हम फॉर्मेशन देख रहे थे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कि हर साल दिसंबर में एक मीटिंग होगी जो अगले साल के लिए रिजोल्यूशन प्लस प्रोपोगंडा पास करेगी। तो अब क्योंकि जो ज़रूरतें हैं मीटिंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो एक परमानेंट कमेटी बना दी कि जब नीड होगी तब ये कमेटी मिलेगी और मीटिंग करेगी। इसके साथ में एक सेटअप प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, हर प्रोविंसेस में इंडिया के जो अलग अलग प्रोविंसेस है, जैसे बंगाल, मराठा का प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार, यहाँ पर भी अब कांग्रेस की कमेटी बनाई जाएगी अलग से। इसके साथ जो वार्ड्स हैं, विलेजेस हैं, छोटी छोटी जगह पर, यहाँ पर भी कांग्रेस की कमेटी ऑर्गेनाइज की जाएगी। और जो एंट्री फीस थी टू बिकम मेंबर ऑफ कांग्रेस विल बी रिड्यूस। तो देखिए आप कांग्रेस की फॉर्मेशन में भी किस तरीके से चेंज लाए हैं। तो यहाँ हम अभी ख़त्म कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड, उसके रीज़न वाई इट वॉज स्टार्टेड एंड द प्रोग्राम इंक्लूडेड विद इन। अब हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो क्या क्या चेंजेस आए इंडिया की सोसाइटी में। उसके बाद एक वायलेंट एक्टिविटी होती है दैट वाज चोरी चोरा मूवमेंट, और क्या रीज़न रहता है दैट गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। टू लिसन या लर्न द सेकेंड पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, stay connected with us, share and subscribe our channel, that is only civil service. Thank you.